हम करने वाले हैं दैट आर द टोकन्स ऑफ द सी लैंग्वेज। टोकन्स बेसिकली होते क्या हैं? ऐसा पार्ट हमारे प्रोग्राम का जिसको हम फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि एटॉमिक पार्ट जो हमारे प्रोग्राम का होता है उसको आप टोकन बोल देते हैं। जैसे इसकी कुछ एक कैटेगरीज हैं हमारी टोकन्स की आगे फर्दर डिवाइडेड। जैसे हमारे जो कॉन्स्टेंट्स यूज़ होंगे प्रोग्राम के अंदर उनको टोकन बोला जाता है, वेरिएबल्स को, आइडेंटिफायर्स को और रिजर्व वर्ड्स को टोकन बोला जाता है। आगे मैं फर्दर इनको एलेबोरेट करूँगी कि कांस्टेंट होते क्या हैं, हम वेरिएबल्स भी पढ़ेंगे, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और रिजर्व वर्ड्स कौन से हैं और क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में करेंगे। अब सबसे पहले हम करते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स बेसिकली होते क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स हमारी ऐसी आइडेंटिटी है हमारे प्रोग्राम के अंदर जो थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारी चेंज नहीं होती। जैसे हमने प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम बनाया है आपने, पूरे प्रोग्राम के टाइम पे आपकी जो चीज़ चेंज नहीं होगी, जो आइडेंटिटी बेसिकली जो वैल्यू, जैसे आप प्रोग्राम के अंदर आप वेरिएबल, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर भी लिखेंगे, रिजर्व वर्ड्स भी लिखेंगे, रिजर्व वर्ड्स भी चेंज नहीं होते, लेकिन रिजर्व वर्ड्स को आप कांस्टेंट नहीं बोल सकते। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो आप बेसिकली यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, ऐसी वैल्यू जो थ्रू आउट चेंज नहीं होती उसको कांस्टेंट बोला जाता है। तो वन बाय वन हम इन सब आइडेंटिफायर्स को डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कांस्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स सबसे पहले करेंगे कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हमारे तीन तरह के होते हैं, प्राइमरली ये हमारे तीन तरह के होते हैं, इंटीजर कॉन्स्टेंट, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट एंड फ्लोट कॉन्स्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं, इंटीजर वैल्यूज़ जिनमें हम डेसिमल पॉइंट हमने नहीं दिया होता। इसमें हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर आ जाते हैं। एग्जांपल 1, 0, 121, -1, -2 अप टू सो ऑन। एनी वैल्यू जो हमारी इंटीजर हो वो इंटीजर कांस्टेंट के अंदर आ जाती है। और कैरेक्टर कांस्टेंट में कोई भी वैल्यू जिसको आपने डबल कोट्स में दिया हुआ है। और फ्लोट के अंदर आपके इंटीजर विद द डेसिमल पॉइंट आ जाएंगे एंड पॉइंट नहीं लगाया मैंने, अप टू सो ऑन, ये आपके फ्लोट कांस्टेंट आ जाएंगे। तो ये आपके तीन तरह के हमारे पास कांस्टेंट आइडेंटिटी होती है। कांस्टेंट बेसिकली ऐसी वैल्यू जो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती। और नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है दैट इज़ अ वेरिएबल। तो वेरिएबल इसके उल्टा है, वेरिएबल ऐसी वैल्यू जो थ्रू आउट प्रोग्राम हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका वैसे तो नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स जो चेंज ना हो, जो कांस्टेंट रहे। तो ऐसी वैल्यू जो थ्रू आउट चेंज नहीं होती। तो प्रोग्राम के अंदर कौन सी वैल्यूज़ कांस्टेंट होती हैं, कौन सी वेरिएबल, जब हम फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे तब मैं आपको बताऊँगी। चीज़ जो हमने टोकन्स में सीखनी है वो है हमारी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? वेरिएबल्स ऐसी आइडेंटिटी है जो थ्रू आउट द प्रोग्राम कभी भी चेंज की जा सकती है। वेरिएबल बेसिकली कंप्यूटर में स्पेस रिजर्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू रिजर्व स्पेस इन द कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली। तो हाउ मच मेमोरी विल अ वेरिएबल विल रिजर्व, एक वेरिएबल कितनी मेमोरी रिजर्व करेगा ये डिपेंड करता है कि आप उस वेरिएबल में किस तरह का कांस्टेंट वैल्यू डालना चाहते हैं। आप उस वेरिएबल में किस तरह की कांस्टेंट वैल्यू डालना चाहते हैं। जिस तरह की भी आप कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल में डालना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डेटा टाइप देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वेरिएबल के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं वो इंटीजर टाइप की है तो वो क्या है, मेमोरी में 2 बाइट रिजर्व करेगा अगर आप उसको इंट टाइप का वेरिएबल देते हो। तो इसके लिए वेरिएबल की अगर डेटा टाइप आपने इंटीजर देनी है तो उसके लिए कीवर्ड जो यूज़ होता है वो इंट है। अगर आपने फ्लोट तरह का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो उसके लिए कीवर्ड यूज़ होता है फ्लोट। और अगर आप कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो उसके लिए कीवर्ड यूज़ होता है कैर टाइप का।
तो ये अलग अलग तरह की मेमोरी रिजर्व करते हैं। अगर आप इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो मेमोरी में 2 बाइट रिजर्व करेगा। फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो मेमोरी में 4 बाइट्स रिजर्व करेगा। और कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वो मेमोरी में 1 बाइट रिजर्व करेगा। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो पहले आप उसकी डेटा टाइप दोगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम दोगे। तो वेरिएबल जब भी आपने डिक्लेयर करने हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले कि वेरिएबल जब भी आपने क्रिएट करना है तो वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए। वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट के अलावा किसी और सिंबल से शुरू नहीं हो सकता, ना डिजिट से, ना किसी स्पेशल सिंबल से। और वेरिएबल के नाम के अंदर कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप कहो कि A2, ये आप एक वेरिएबल का नाम है ये पूरे का पूरा, तो ये इनवैलिड है। अगर आप A2 कहोगे तो ये हमारा वैलिड नाम है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है और इसके अंदर स्पेस नहीं है। इसके अलावा इसमें ना ही कोई स्पेशल सिंबल है। वेरिएबल के नाम के अंदर सिर्फ एक ही स्पेशल सिंबल अलाउड है और वो है हमारा अंडरस्कोर। अंडरस्कोर सिर्फ एक ऐसा स्पेशल सिंबल है जिसको आप वेरिएबल के नाम के अंदर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल आप वेरिएबल के नाम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल क्रिएट करते टाइम। वेरिएबल को हमेशा आपने स्टार्ट करना है अल्फ़ाबेट से, डिजिट से शुरू नहीं कर सकते। इसकी बजाय अगर आप कहो 2A, ये मैं एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहती हूँ, तो वो ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा, क्योंकि वेरिएबल का नेम हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू होगा और उसके अंदर ना तो कोई स्पेशल सिंबल अलाउड है, ना ही स्पेस अलाउड है, और ना ही वो कभी अदर देन अल्फ़ाबेट वो किसी और सिंबल से शुरू किया जा सकता है। ये रूल्स हैं हमारे वेरिएबल क्रिएट करने के। इसके अलावा जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करना है तो आपको उसका डेटा टाइप देना होगा, उसके बाद स्पेस देके आपको वेरिएबल का नाम देना होगा। ये हम प्रोग्राम्स में करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट पेंडिंग था टोकन्स का वो था हमारा आइडेंटिफायर, एंड लास्ट वन वाज द रिजर्व वर्ड्स। हम पहले 2 टोकन्स कर चुके हैं ऑलरेडी, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। आइडेंटिफायर्स बेसिकली होते क्या हैं? आइडेंटिफायर्स हर एक चीज़ को जो नेम दिया जा रहा होता है उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। नेम ये वेरिएबल का नेम हो सकता है, किसी एरे का नेम हो सकता है, स्ट्रक्चर और कोई भी एंटिटी जो हमारी प्रोग्राम के अंदर यूज़ की जाती है उसको हम नेम देते हैं, उस नेम को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। ये एक टोकन है, क्योंकि नाम को आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो टोकन कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमारे प्रोग्राम के अंदर जिनको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटॉमिक जो एंटिटीज़ होती हैं या एटॉमिक पार्ट जो हमारे प्रोग्राम के होते हैं उनको टोकन्स बोला जाता है। तो आइडेंटिफायर भी एक टोकन है, और पहले हम कांस्टेंट कर चुके हैं, वो टोकन्स थे, और हमारे वेरिएबल्स टोकन थे। और नेक्स्ट जो हमारा टोकन है दैट इज़ द रिजर्व वर्ड्स और द कीवर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स ऐसी एंटिटीज़ होती हैं हमारे प्रोग्राम में, सी लैंग्वेज के अंदर, जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है सी कंपाइलर के अंदर। इन कीवर्ड्स ऐसी चीज़ें या फिर ऐसे वर्ड्स या ऐसे नेम्स हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है सी कंपाइलर के अंदर। तो आप उनको सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, आप उनका मीनिंग जो है वो रीडिफाइन नहीं कर सकते। जैसे इंटीजर जो है, ये इंट नाम का जो कीवर्ड है ये इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के लिए यूज़ होता है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम इसको एज अ डेटा टाइप यूज़ करते हैं। इसको लॉन्ग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए एज अ डेटा टाइप यूज़ करते हैं, और डबल को डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। इनका जो भी काम है ये ऑलरेडी कंपाइलर में डिफ़ाइन किया हुआ है, आप इसको किसी और पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते। मान लो आप इसको बाद में कभी वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करना चाहो या किसी चीज़ का नाम क्रिएट करने के लिए आप इनको यूज़ करना चाहो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मीनिंग आप रीडिफाइन नहीं कर सकते। ऑलरेडी आप इनका मीनिंग जो है कंपाइलर में ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है और इनका मीनिंग चेंज नहीं किया जा सकता। तो जैसे कुछ एक हमारे पास रिजर्व वर्ड हैं, टोटल हमारे पास 32 रिजर्व वर्ड्स अवेलेबल हैं। हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गए हों, लेकिन हम आगे प्रोग्राम्स में जैसे जैसे जाते जाएंगे इनको हम यूज़ करते जाएंगे और इनका मतलब
और पर्पज़ हमें पता चलता जाएगा, और कितने हमारे पास हैं रिजर्व वर्ड्स हम देखते जाएंगे विद द टाइम। क्लियर। एंड यहाँ पे जो कुछ रिजर्व वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं उनका थोड़ा ब्रीफ में मैं मीनिंग बता देती हूँ। ये इंट कीवर्ड है, ये एक डेटा टाइप के लिए यूज़ किया जाता है। इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम इसको एज अ डेटा टाइप यूज़ करते हैं, और इसको आप इसमें से किसी भी कीवर्ड को आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जिस पर्पज़ के लिए ये ऑलरेडी डिफाइन किया गया है कंपाइलर के अंदर, उसी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग जो है लॉन्ग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, डबल जो है ये डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, ऑटो जो है ये स्टोरेज क्लासेस के लिए यूज़ किया जाता है। आगे जाके आपको इसका मतलब समझ में आएगा जैसे जैसे आप चलते जाएंगे। इफ़ एंड एल्स जो है ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते कीवर्ड्स हैं, इफ़ एंड एल्स। एंड स्ट्रक्ट जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यूनियन क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आप यहाँ पे सिर्फ इनको देख लो कीवर्ड्स, ये वाले हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको हमने एज अ वेरिएबल्स नहीं यूज़ करना, ना ही एज कोई भी आइडेंटिफायर की तरह हमने इनको यूज़ नहीं करना। आइडेंटिफायर मीन्स कोई भी वेरिएबल का नाम, एरे का नाम, स्ट्रक्चर और यूनियन का नाम, किसी प्रोग्राम का नाम, किसी और काम के लिए हमने बेसिकली इनको यूज़ नहीं करना। ये जिस काम के लिए बने हुए हैं ये विद द टाइम हम यूज़ करते जाएंगे और आपको इनका पर्पस पता चलता जाएगा। हम इनको सिर्फ उसी काम के लिए ही यूज़ करेंगे जिसके लिए ये बने हुए हैं। तो आज के ये टोकन का जो हमारा टॉपिक था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पहला सी का प्रोग्राम बनाएंगे, फर्स्ट सी का प्रोग्राम हम बनाएंगे और फिर समझेंगे हर एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे वो वर्क करता है। तो पहले हम सी का प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ एक चीज़ें जो हमें याद करने की और समझने की बेसिकली नीड है वो मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। सी का प्रोग्राम जो है हमारा, जब तक हमने उसमें कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स, आगे जाके हम करेंगे इनको कंट्रोल स्टेटमेंट्स को, कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो हैं जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम का फ्लो चेंज करने के लिए, जब तक हमने कोई कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं यूज़ की तब तक क्या है हमारा प्रोग्राम जो है वो सीक्वेंस में चलता है, सी का प्रोग्राम। तो जिस सीक्वेंस में आपने सी के प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स को लिखा हुआ है, जैसे जो लाइन आपने पहले लिखी है वो आपकी पहले रन होगी, जो आपने बाद में लिखी है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। तो जिस सीक्वेंस में आपने प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो उसी सीक्वेंस में हमारी एग्जीक्यूट होती हैं सी में। तो सी के अंदर आपने हर प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो आपकी मेन फंक्शन से शुरू होती है। वॉइड मेन नाम का हम फंक्शन यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर, उससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। और हर एक स्टेटमेंट के एंड पे हम सेमीकोलन हमने लगाना है स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। मेन के अंदर जब भी हमने स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है मतलब ख़त्म करना है, तब उसके एंड पे हमने सेमीकोलन लगाना है तो स्टेटमेंट की टर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसके अलावा आप अगर कोई भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते लेकिन प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप उसमें कमेंट्स डाल सकते हैं। कमेंट्स से क्या होता है, प्रोग्राम को समझना बाद में अगर प्रोग्राम देखते हो या फिर कोई और पर्सन उस प्रोग्राम को देखता है तो उसको बड़ी आसानी से समझ सकता है। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, तो प्रोग्राम में रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए कमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। कमेंट्स ऐसी लाइंस होती हैं जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होती लेकिन हमें दिख रही होती हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होती।